नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। समकालीन विश्व राजनीति, इसमें हमारा पाठ है समकालीन दक्षिण एशिया, और इसके अंतर्गत हम दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज उसी क्रम में नंबर है नेपाल का। यहाँ लोकतंत्र की क्या स्थिति रही। हमने पाकिस्तान में देखा कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन, बांग्लादेश में भी हमने ऐसा ही देखा, कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन। लेकिन आज हम नेपाल में देखेंगे यहाँ क्या स्थिति है। चूँकि नेपाल की स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान से भिन्न है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, लेकिन नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, पहले से हिंदू राज्य था, और आज तक ये किसी का गुलाम भी नहीं हुआ है। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। पहले तो एक हिंदू राष्ट्र था, फिर यहाँ संवैधानिक राजतंत्र, यानी वह राजतंत्र जो संविधान के अनुसार चलता था। यानी राजा तो होता था वहाँ पर, लेकिन राज्य चलता था संविधान के अनुसार। राजा की इच्छा या आज्ञा से नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार राजा को राज्य करना पड़ता था। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में, जब संविधान में का राजतंत्र चला, राजतंत्र मतलब राजाओं के बाद उनके पुत्र, उनके बाद उनके पुत्र बनते रहे, और वही एक परिवार या उनका वंश ही राज करता था। तो संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। मतलब जब राजतंत्र था तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उत्तरदायी शासन की मांग उठाई कि यहाँ एक खुला और उत्तरदायी शासन हो। वहाँ की पार्टियों ने ऐसी मांग उठाई, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। वहाँ सेना थी राजा की, और उसने शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया, किसी पार्टी की नहीं सुनी। और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई, यानी लोकतंत्र कायम नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ राजतंत्र ही रह गया। राजा ने अपनी सेना की ताकत से पूरे नेपाल पर नियंत्रण कर लिया था। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर, यानी फिर नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चला। जो लोग चाहते थे कि लोकतंत्र हो, इसके लिए वहाँ एक लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चला, और ये मजबूत आंदोलन था। और इसी की चपेट में आकर, लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन, तो वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे राजतंत्र का और कह रहे थे यहाँ जनता का शासन हो। तो जब मजबूत लोकतंत्र विरोधी आंदोलन चला तो उसकी चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। 1990 में वहाँ के राजा ने नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। नेपाल में जो भी राजनीतिक सरकारों का कार्यकाल था, अब 1990 में उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, तो यहाँ अब अलग अलग राजा बनेंगे, अलग अलग शासक बनेंगे, तो इसकी मांग मान ली। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। यानी वहाँ माओ के दर्शन में विश्वास करते हैं वहाँ के लोग, और माओवादी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर नेपाल के अनेक हिस्सों पर माओवादियों ने अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो गए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। जो माओ की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वो चाहते थे कि हम राजा और अन्य जो शासक हैं उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें, हथियार उठा करके लड़ें राजा के खिलाफ और अन्य जो शासक हैं उनके खिलाफ। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। इसी कारण यानी माओवादी चाहते थे कि राजा या फिर जो शासक है उनके खिलाफ हम सशस्त्र विद्रोह करें, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा और माओवादी गुरिल्ला जानते हो किसे कहते हैं? गुरिल्ला का मतलब होता है छापामार युद्ध। सहसा पीछे से आक्रमण कर देते थे, जंगल में छुपे रहते थे, चूंकि
नेपाल पर्वतीय और जंगली इलाका में पड़ जाता है, हिमालय की वहाँ आ जाता है। तो वहाँ जो गुरिल्ला लोग होते थे, निसैनिक जो होते थे, वो गुरिल्ला पद्धति का उपयोग करते थे। एक पद्धति है ये। और पीछे छिपे रहते थे पर्वत पर, और अचानक कोई आता था तो झाड़ियों से अचानक निकल के या चट्टान के पीछे से निकलकर सहसा किसी पर आक्रमण कर देते थे। जब तक वो संभलता था तब तक ये उसकी लीला समाप्त कर देते। इसी को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। गुरिल्ला कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बल्कि गुरिल्ला एक युद्ध प्रणाली है, युद्ध की पद्धति है, छापामार युद्ध। तो इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। किन किन के बीच? 3 लोगों, राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच संघर्ष होने लगा। लोकतंत्र समर्थक, दूसरे थे राजा और तीसरे थे माओवादी। ये त्रिकोणीय युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी माओवादी राजा की सेना से लड़ते थे, कभी लोकतंत्र समर्थकों से लड़ते थे। इस प्रकार से ये त्रिकोणीय युद्ध प्रारंभ हो गया नेपाल में। आपने अभी देखा हो, हाल ही के कुछ वर्षों में हमारे देश में कोई एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और उस समस्या को कहा जाता है नक्सलवादी। ये लोग माओ के दर्शन में विश्वास करते हैं। माओ एक दर्शन है, फिलॉसफी है अपने आप में, और इसके विचारों में विश्वास करने वाले या तो माओवादी कहलाते हैं, या फिर हम इनको जो छत्तीसगढ़ या अन्य जगह जो नक्सलवाद चल रहा है ये कहलाते हैं। क्योंकि नक्सलवाद का नाम माओवादी इसलिए सटीक नहीं बैठा, वो माओ की विचारधारा में तो विश्वास करते हैं नक्सलवादी, लेकिन इस नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ नक्सलवाड़ी नामक गांव से हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्सलवाद। और यहाँ माओ की विचारधारा क्या कहती है, थोड़ा हम इस पर भी प्रकाश डाल लें। जो माओ थे, इनका जो दर्शन है, ये लोगों की लामबंदी में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं? ये मुख्य दर्शन है इसका, माओवाद का। और इसमें जो विश्वास करने लगे वो, इनका मतलब है कि जो भी लोग हैं वो लामबंद हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, और इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो था लकड़ियों का गट्ठर और एक कुल्हाड़ी। ये इनका क्या था? लकड़ियों के गट्ठर के साथ बंधी हुई एक कुल्हाड़ी, ये इनका प्रतीक चिन्ह था माओ का। ये लकड़ियां हैं, लकड़ियों का गट्ठर है और ये कुल्हाड़ी। इसका मतलब समझ में आया, एकजुट हो जाओ और हथियार के साथ। ये माओ का दर्शन है। एकजुट हो जाएं आप, और किसके साथ? हथियार के साथ। चूंकि गट्ठर प्रतीक हो गया, लकड़ियों का गट्ठर एकजुटता का, और इसके साथ एक जो कुल्हाड़ी है ये प्रतीक है सशस्त्र की, हथियारों की। तो माओ के विचारधारा में जो विश्वास करते हैं वो लामबंद होकर के हथियार लेकर, हथियार उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी विचारधारा का अनुसरण आज हमारे देश में नक्सलवादी लोग कर रहे हैं, और इससे पहले जो कर रहे थे वो थे नेपाल के माओवादी, जो कि लोकतंत्र समर्थक और राजा से लड़ रहे थे। दो 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। 2002 में
नेपाल के राजा ने वहाँ की संसद को भंग कर दिया, मतलब लोकतंत्र समाप्त कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। जैसे ही वहाँ के राजा ने 2002 में संसद को भंग किया तो वहाँ लोकतंत्र कैसा हो गया, समाप्त हो गया। जो बचा कुचा लोकतंत्र था वो भी समाप्त हो गया। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। अप्रैल 2006 की बात है, यहाँ देशव्यापी, यानी अप्रैल 2006 में 2002 में राजा ने संसद को भंग कर लोकतंत्र की समाप्ति कर दी। और अप्रैल 2006 में यहां देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। अप्रैल 2006 में यहां देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। दो 2006 में लोकतंत्र के समर्थन में नेपाल में प्रदर्शन होने लगे, देशव्यापी मतलब पूरे नेपाल में। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। और वहां के राजा ज्ञानेंद्र थे, वो मजबूर हो गए। जब पूरे देश में लोकतंत्र समर्थन का आंदोलन उठने लगा तो उन्होंने संसद को बहाल कर दिया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर हिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन 7 पार्टी अलायंस यानी 7 पार्टी अलायंस यानी 7 दलों के गठबंधन ने किया था। माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसमें शामिल हो गए थे। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है, यानी अब 2006 से जैसे ही ज्ञानेंद्र ने वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र ने लोक संसद को बहाल किया तो अब लोकतंत्र की आमद हो गई। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। इस समय यानी जैसे ही संसद बहाल हो जाती है तो नेपाल अपने इतिहास के अद्वितीय दौर से गुजर रहा था और नेपाल में संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का भी गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रहना जरूरी था। नेपाल के कुछ लोगों का यह भी विचार था कि राष्ट्र की शोभा के लिए, राष्ट्र को अलंकारित करने के लिए यहाँ राजा का पद होना आवश्यक है, ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे, जिससे नेपाल को अपने अतीत का गौरव याद रहे, वो भूल ना जाए, विस्मृत ना कर दे इस बात को। माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी और जो माओवादी थे जो कि त्रिकोणीय संघर्ष कर रहे थे लोकतंत्र समर्थकों और राजा से, इन्होंने हथियार डालने की बात को मान लिया। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। माओवादियों का यही विचार था कि संविधान में आर्थिक जो संरचना है उसका पुनर्गठन फिर से किया जाए, जिसमें सभी की हिस्सेदारी हो। 7 दलों के गठबंधन में शामिल हर एक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी, यानी कोई भी दल ऐसा नहीं चाहता था माओवादियों की बात मानी जाए। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थे। वो ये सोच रहे थे कि भारत की क्या भूमिका होगी हमारी सरकार में। और 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतंत्र गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया।
यानी 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी तरह खत्म कर दिया। किसको? राजतंत्र को वहां खत्म कर दिया। और 2015 में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया। नेपाल राज परिवार में एक घटना और हुई थी। यहाँ के एक राजकुमार थे, उन्होंने परिवार के लोगों को गोली मार दी थी। हाँ, 3 से 4 लोग मारे गए थे परिवार के। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद अगला शीर्षक आएगा श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र।